मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला आज का यह आईपीएल 2026 का मैच नंबर 2 जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर 29 मार्च को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। एक टी20 मैच के तौर पर जहां पर ऑलरेडी इसी फॉर्मेट के अंदर टोटल कुल 125 मैचेस जो खेले जा चुके हैं उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 57 मुकाबले तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 68 मुकाबले जीते हैं। जहां पर एवरेज स्कोर देखें, साथ ही साथ हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर भी अगर आप देखें और उसी में स्कोरिंग पैटर्न भी इन 125 मैचेस का देखें जो इस ग्राउंड पर रहा है अभी तक तो 150 के नीचे का स्कोर केवल 28 बार बना है 125 मैचेस में, लेकिन वहीं पर 150 से 169 के बीच में 29 बार स्कोर बना है, 170 से 189 के बीच में 37 बार स्कोर बना है और 190 के उस पर ऊपर का स्कोर 31 बार बना है। और इस स्कोरिंग पैटर्न को समझने के बाद काफी हद तक एक बात तो क्लियर होती है कि काफी हद तक आपको एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड के तौर पर यह दिखने को मिलेगा, जहां पर 170 के ऊपर का स्कोर अगर आप देखें, इवन 170 के ऊपर ओवरऑल स्कोर अगर आप देखें इन दोनों को मिलाकर के, तो जो टोटल 125 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से अगर आप देखें तो 68 बार तो ऐसा हुआ ही है कि 170 के ऊपर का स्कोर बना ही बना हो, जो कि 190 के ऊपर का भी चला जाता है। तो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड के ऊपर जहां पर जनरली बैटिंग सेकंड करना एक फेवरेबल रहा है किसी भी टीम के लिए, खास करके तब अगर सेकंड इनिंग के अंदर ओस आती है। वहीं पर टी20 वर्ल्ड कप अभी जो कंक्लूड हुआ जिसमें इंडिया चैंपियन बनी और यहीं पर एक सेमीफाइनल मैच भी खेले इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर एक बार फिर से एक तगड़ा बैटिंग पिच देखने को मिला, जहां पर इंडियन टीम ने पहले 253 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर, जिसको चेज करते करते इंग्लैंड की टीम में 246 तक पहुंच गई। और ये वही ऐतिहासिक मैच है जो कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जहां पर इंग्लैंड की टीम केवल 7 रन से हार गई थी। और इस तरीके के मैच के अंदर भी और इवन इसके अलावा जो 7 और मुकाबले खेले गए थे इसी ग्राउंड के ऊपर इसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो आखिरी 8 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसमें हालांकि रिजल्ट काफी अलग देखने को मिला, जहां पर 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती। जहां पर स्पिन को टोटल इन 8 मुकाबलों में स्पिन और पेस को, स्पिन को 47 तो पेस को 49 विकेटें मिली, जिसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पेसर्स को काफी हद तक पहली इनिंग में ज्यादा फेवर मिला, जबकि स्पिनर्स यहां पर 23 और 24 विकेट लेकर के दोनों इनिंग्स के अंदर डोमिनेट करते दिखाई पड़े एज ए बॉलिंग यूनिट। और साथ ही साथ जो बैटिंग से यहां पर कमाल हुआ और खास करके लास्ट वाले मैच में, जबकि 8वां मुकाबला था ये, इससे तो कम से कम ये क्लियर होता है। और जो 8 में से 5 मुकाबले टीमें जीती हैं पहले बैटिंग करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान, उससे भी क्लियर होता है कि अगर ओस आएगी सेकेंड इनिंग के अंदर, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं, तब तो निश्चित तौर पर बैटिंग सेकंड करना किसी भी टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वरना जो भी रिजल्ट्स अभी आपने पीछे कुछ देर पहले देखे, जिस तरीके के लाल मिट्टी की पिच और छोटे बाउंड्री वाले ग्राउंड्स यहां पर देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से पहली इनिंग में इतना स्कोर बन ही जाएगा कि सेकंड इनिंग में उसको चेज करना उतना आसान होगा नहीं। हालांकि हमको इसमें दोनों टीमों के बारे में यह भी जानना पड़ेगा कि दोनों टीमें क्या वो स्कोर खड़ा कर सकती हैं पहले बैटिंग करते हुए, चूंकि लाल मिट्टी की पिच पर ना कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में गेंद सीम और स्विंग दोनों करती है, खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, तो उसका भी एक एडवांटेज पहली इनिंग की बैटिंग करने वाली टीमों को यहां पर मिलता है। तो जो भी टॉस का अपडेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेसिफिकली दोनों टीमों की मजबूती स्पेसिफिकली बॉलिंग के अंदर वो देखना काफी जरूरी होने वाला है, जो कि आगे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहीं पर आपको मैं आज बताने वाला हूं कि पिच कैसी है और कौन सी है, उसमें कैसा नेचर उसका होने वाला है। साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगहों पर आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इन दोनों टीमों के आपस के हेड टू हेड के मुकाबलों की बात करें आईपीएल में, तो टोटल जो 34 बार ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं उसमें एमआई की टीम 23 बार जीती है और केवल 11 बार केकेआर की टीम जीत पाई है। जबकि इस ग्राउंड के ऊपर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर भी 11 बार ये दोनों टीमें आमने सामने दिखाई पड़ी, उसमें से भी 9 मुकाबले एमआई की टीम जीत करके अपना एक ओवरऑल डोमिनेशन दिखाती है। और इसमें इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो यही से काफी हद तक ये टीम तगड़ी, और इवन मैं तो कह रहा हूं कि आज के इस सीजन में ये जो आईपीएल 2026 का चल रहा है ना, मुझे काफी हद तक ये टीम अगर कुछ बुरा ना कर जाए तो चैंपियन भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें रोहित शर्मा है, क्विंटन डिकॉक है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, विल जैक्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर बॉलिंग में भी नमन धीर जो कि लोअर ऑर्डर में फिनिश करेंगे, उसके बाद सेंटनर हैं, दीपक चहर हैं, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, और इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपको मयंक मार्कंडे एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर दिखाई पड़ सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इनका बेंच भी देखें तो अल्लाह मोहम्मद गजनफर जैसे इनके पास ऑफ स्पिनर हैं, कॉर्बिन बॉस जैसा जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, रियान रिकेल्टन जैसा बैटर है जो कि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है, सरफेन रदरफोर्ड सभी को याद होगा भी वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया वो है, बाकी शार्दुल ठाकुर है, अश्विनी कुमार है, नाम आप देखते चले जाइए, चाहे वो लोकल प्लेयर हो युवा और चाहे इवन इंटरनेशनल टाइप के प्लेयर हो, एक से बढ़ के एक नाम इनके पास रिप्लेसमेंट भी मौजूद है बेंच पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कुछ खास इस सीजन में खराब करेगी, हालांकि खराब तो तभी होगा जब ये टीम खुद से करेगी, लेकिन उसी में पूरी की पूरी जो टीम है, हालांकि इनमें से हर एक प्लेयर को आप वेल नोन है और किसी को आपको जानने की उतनी जरूरत है नहीं। नमन धीर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, या
बाकी जो बेंच के प्लेयर उनके भी आंकड़ा देख लीजिए। मयंक मार्कंडे भी जो 57 मैच 58 विकेट ले चुके हैं, वेल नोन बॉलर हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के। नंबर्स आप करियर के देखना चाहें तो हर एक मुंबई इंडियंस के प्लेयर का देख सकते हैं, जिसमें उनके मैचों की संख्या, रनों की संख्या, विकेटों की संख्या भी दिखाई पड़ेगी। बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का दिखाई पड़ेगा जो अभी तक करियर में रहा है। एज ए बॉलर किस इनिंग में कितने बॉलिंग पर इन्होंने विकेटें निकाली हैं वो भी दिखाई पड़ जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि अभी रिसेंट टाइम में खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में इन प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं और उसके बेसिस पर आप किसको अपनी टीम में लेके जा सकते हैं, तो उसके आंकड़े अब आपके सामने हैं, जिसमें आप निश्चित तौर पर देख पाएंगे कि यहां पर जो आपको सारे के सारे मुंबई इंडियंस के बैटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें रोहित शर्मा जिस तरीके के फ्लैशी प्लेयर है रिसेंट टाइम में रहे हैं, शॉट्स खेलने जाते हैं, उसके हिसाब से ही आप उनको नंबर्स भी देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन रन बना करके दे सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। और वही चीज आपको क्विंटन डिकॉक के साथ दिखाई पड़ेगी। हालांकि रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस की जब बात आती है तो हमेशा काफी बेहतरीन करते हैं। और ऐसी बैटिंग पिचेस मिल जाएं मुंबई जैसी, जहां पर आगे आप इनके आंकड़े देखेंगे तो वहां पर तो कमाल करते ही हैं। बाकी तिलक वर्मा जो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए काफी नीचे बैटिंग कर रहे थे, हालांकि जब इनको टॉप ऑर्डर पर ट्राई किया गया था तब दिक्कतें इनको हुई थी, लेकिन लोअर ऑर्डर में इन्होंने काफी कमाल किया। और उसमें सबसे बड़ी चीज हमको जो देखने को मिली तिलक वर्मा के रिसेंट टाइम में ना, स्पिन ये नहीं खेल पा रहे, लेकिन पेस अटैक उसको काफी अच्छा टैकल करते हैं। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव फॉर्म में तो ये भी नहीं दिखाई पड़े पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन चाहे वो हार्दिक पांड्या हो इंडिया के लिए, चाहे वो विल जैक्स हो इंग्लैंड के लिए, भी इन्होंने वर्ल्ड कप में कमाल किया है। ऑलराउंडर नमन धीर तो निश्चित तौर पर बहुत नीचे बैटिंग करेंगे तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आते नहीं, लेकिन सेंटनर जिनकी टीम तो बहुत अच्छा निश्चित तौर पर कर रही थी, ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं कर पाई रिसेंट टाइम में, खास करके वर्ल्ड कप में तो फाइनल में पहुंचे, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज की बात करें तो वहां पर कुछ खास नहीं कर पा रहा। लेकिन सेंटनर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर लगातार कमाल कर रहे हैं। और उसमें दीपक चहर ऐसे बॉलर जो कि राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हैं, इस मैदान पर तो पावर प्ले के कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फॉर्म अगर आप ट्रेंट बोल्ट का और जसप्रीत बुमराह का देखेंगे तो बुमराह का तो देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट का देखेंगे तो उतना कंसिस्टेंट है नहीं। लेकिन ओवरऑल चाहे जैसा भी फॉर्म हर एक प्लेयर का हो, लेकिन जिस तरीके की टीम है, जैसे इनके पास ऑप्शंस हैं, उसको देख करके इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये टीम इस सीजन में क्यों चैंपियन बन सकती है, जिसके बारे में आपको मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया। और ओवरऑल एक जो सेफेस्ट ऑप्शन की बात होती है उसमें तिलक वर्मा और निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और मिचेल सेंटनर के साथ साथ यहाँ पर बोल्ट और बुमराह, ऐसे कुल मिला जुला करके 6 ऑप्शन तो निकल करके आ ही जाते हैं जो कि सीधे हमारी टीम में आ सकते हैं। लेकिन उसी में क्विंटन डिकॉक कैसे ऑप्शन होंगे, रोहित शर्मा कैसे ऑप्शन होंगे, और इवन सूर्य कुमार यादव को क्या हमको छोड़ ही देना है। और अगर आप नीचे आते जाएं तो दीपक चहर, जिनके बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग हो या सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, नई गेंद से ये कमाल कर सकते हैं। तो इनमें से ये सारे ऑप्शन कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, और बाकी जिनको मैंने सेफेस्ट ऑप्शन बताया क्या वो वाकई सेफेस्ट हैं, उन्हीं को लेकर के जाना चाहिए। वही समझने के लिए आगे अगर आप आए और हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि ये एमआई के प्लेयर्स कैसा करते रहे हैं काम केकेआर के खिलाफ खास करके, तो वो आंकड़े अब आपके सामने हैं, जिसमें अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के आंकड़े तो कमाल के हैं। 34 में 1000 से ज्यादा रन है, 40 का एवरेज है, और बैटिंग एवरेज 35 का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्विंटन डिकॉक का। अब यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी आप कुछ देर पहले मैंने मेंशन भी किया था ना, वो आता है तिलक वर्मा का, जो स्पिन तो रिसेंट टाइम में बिल्कुल भी अच्छे खेलते दिखाई नहीं पड़े हैं। हालांकि ओवरऑल आंकड़े इनके ठीक ठाक हैं, तो जो इनकी स्पिन के खिलाफ रिसेंट टाइम में हमने कमजोरियां देखी हैं, और उसमें सूर्य कुमार यादव जिनके आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं केकेआर के खिलाफ, लेकिन ये भी जिस तरीके के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं उसको देखते हुए मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को आप लेकर के जाइए ना लेकर जाइए आप पर डिपेंड करेगा। ये एक फ्लैशी प्लेयर हैं, जनरली ये शुरुआती मैचेस में उतना कमाल नहीं कर पाते हैं किसी भी सीरीज में, किसी टूर्नामेंट में, तो उसको देखते हुए आज के इस मैच के अंदर क्विंटन डिकॉक को तो मैं रखूंगा टीम में, लेकिन तिलक वर्मा को मैं ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को प्रेफर करूंगा। और बाकी अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या के, तो इनके आंकड़े आपको एज ऑलराउंडर इस तरह के दिखाई पड़ ही जाएंगे कि आप इनको सीधे कप्तान है बस कप्तान बना दीजिए। और अब चूंकि हमने रोहित शर्मा को भी नहीं लिया, तिलक वर्मा को भी नहीं प्रेफर किया है, और विल जैक्स जो कि एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज के इस मैच में, प्लस एज अ बैटर भी, और नंबर भी इनके ठीक ठाक हैं, तो इनको भी मैं प्रेफर करूंगा। सेंटनर कैसे ऑप्शन रहेंगे इस टीम के खिलाफ, वैसे तो काफी मेरे हिसाब से फेवरेट हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर चूंकि स्पिनर्स के लिए कुछ खास कमाल होता नहीं, लेकिन हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि केकेआर की जो टीम है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कैसा खेलती है, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे। फिलहाल तो ये 4 प्लेयरों को लेकर मैं काफी हद तक फॉर श्योर हूं, और उसी में बुमराह को लेकर के निश्चित तौर पर कोई डाउट आपको वैसे भी नहीं रखना है। हालांकि उसी में दीपक चहर के आंकड़े अगर आप देखें, बोल्ट के आंकड़े भी अगर आप देखें तो केकेआर के खिलाफ जबरदस्त रहे हैं, तो इस टीम की तरफ से प्लेयर्स पिक करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फाइनल डिसीजन हम टॉस के बाद ही कर पाएंगे, पिच को देखने के बाद कि क्या हमको दीपक चहर को लेना है या नहीं, बोल्ट को लेना है या नहीं। हालांकि ट्रेंट बोल्ट जैसे ऑप्शन है, और सामने अभी आप देखेंगे केकेआर की जैसी टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, उसको देखते हुए इनको आप ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो बोल्ट और बुमराह के अलावा
बाकी ये जो चारों बैटिंग ऑप्शंस हैं जिसमें निश्चित तौर पर सूर्य कुमार यादव की जहां पर या विल जैक्स की जहां पर आप तिलक वर्मा या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। वो काफी हद तक 6 सेफ ऑप्शन तो हमको यहाँ तक आते आते मिल गए हैं, लेकिन इसी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर जब वेन्यू के नंबर्स देखने आते हैं, जहां पर रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, 34 का बैटिंग एवरेज है, 2600 से ज्यादा रन है टोटल 89 मैचेस में। केवल क्विंटन डिकॉक का भी बैटिंग एवरेज 33 का है, 29 का एवरेज यहाँ पर तिलक वर्मा का है। सूर्य कुमार यादव तो कमाल ही खेलते हैं यहाँ पर 44 के एवरेज से। हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, किसी के भी आंकड़े आप उठा लीजिए, चाहे हेड टू हेड के चाहे वेन्यू के हों, ऐसे हैं ही नहीं कि आप उनके दम पर ड्रॉप करें किसी को। सेंटरर जरूर यहाँ पर थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ते हैं और इसी वजह से जैसा मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप सेंटरर को नहीं पिक करना चाहते तो आपके पास बोल्ट का एक ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है। हालांकि दीपक चहर भी इस ग्राउंड पर अच्छा करते रहे हैं, तो ओवरऑल अपना कंक्लूजन यहां तक आते आते वही बनेगा कि बोल्ट और बुमराह ज्यादा बेटर और सेफ ऑप्शन होंगे। विल जैक्स और हार्दिक पांड्या के साथ साथ सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक अगर आप लेकर के जाएं तो ये काफी सेफ्टी प्रोवाइड कर देती है आपको। ये पूरी की पूरी टीम का जो कॉम्बिनेशन इन 6 प्लेयरों का आपको बनता है। अब यहां से अगर आप 7वां प्लेयर भी लेकर के जाना चाहें तो निश्चित तौर पर दीपक चहर, सेंटरर में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, या रोहित शर्मा, तिलक वर्मा में से किसी भी एक बैटर को आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन तिलक वर्मा को लेकर के मेरा कॉन्फिडेंस इसी वजह से नहीं बन पा रहा क्योंकि सामने स्पिन अटैक अच्छा है जो कि आगे हम देखेंगे, और उसके दम पर निश्चित तौर पर अगर आप लेकर जाना ही चाहते हैं 7वां प्लेयर तो आप रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीकनेसेस अगर आप देखने आए इन मुंबई इंडियंस के बैटर्स की तो रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी हैं जो सुनील नारायण की 142 गेंद पर 147 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को अच्छा खेल गए हैं, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको ठीक ठाक परेशान करती है, हालांकि फिर भी 30 का एवरेज है और लेग स्पिन बॉलिंग पर भी ये विकेटें देते रहे हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सुनील नारायण ही एक ऐसे बॉलर हैं सामने की टीम में जो इनको परेशान कर पाएंगे, और बाकी क्विंटन डिकॉक भी वैभव अरोड़ा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, सुनील नारायण इनको भी परेशान करते हैं, लेग स्पिन पर भी विकेटें देते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुनील नारायण एक प्रॉपर थ्रेट है इसके खिलाफ, इस पूरी टीम के खिलाफ। बाकी तिलक वर्मा भी वरुण चक्रवर्ती पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको ठीक ठाक परेशान करती है, और बाकी रिसेंट में इनकी क्या कमजोरियां रही हैं वो तो आपको मैंने बता दिया। बाकी सूर्य कुमार यादव जहां पर हार्दिक पांड्या का पिक्चर चिपक गया उसको आप छोड़ दीजिए, और बाकी हार्दिक पांड्या जहां पर क्विंटन डिकॉक का पिक्चर लग गया उल्टा सीधा, नाम आप देखिए, भावनाएं समझिए और ये नंबर्स देखिए जहां पर वरुण चक्रवर्ती और बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग आपको थोड़ा गेम में आती दिखाई पड़ेगी, वो काफी हद तक वो इंपॉर्टेंस वरुण चक्रवर्ती की बता देती है कि इनको ड्रॉप करना वो निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन रहेगा। और बाकी अगर आप ओवरऑल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देख ले केकेआर की, जहां पर साइफर्ट आपको या तो खेलते दिखाई पड़ेंगे या तो फिनेलन, दोनों में से कोई एक। साइफर्ट बेटर फॉर्म में है, मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होंगे, रहाणे के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, बाकी देखना पड़ेगा रघुवंशी को कहां खिलाते हैं लोग, मेरे हिसाब से नंबर 3 पर आएंगे। बाकी कैम ग्रीन है, कैम ग्रीन के साथ दिक्कत यह है कि इनकी मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलिया से भी बोल दिया, इन्होंने खुद भी बोला है आकर के यहाँ पर ये 2 ओवर 1 ओवर इतनी ही बॉलिंग करेंगे। अब ये क्या उतना ही करेंगे या पूरा ओवर कर जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा, और ये बताने का रीजन यही था कि जो अपडेट्स थे वो आपको मालूम होने चाहिए। बाकी रिंकू सिंह जो कि वाइस कप्तान भी हो चुके हैं टीम के, बाकी रमनदीप सिंह है इस टीम के अंदर, और उसके बाद सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी जिन्होंने अभी जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस होते हैं ना प्रैक्टिस, उसमें कमाल की बॉलिंग करी है, एक ही ओवर में 3 विकेट लिया था। ब्लेसिंग बुजरवानी जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल करके आए हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, अनुकुल सुधाकर रॉय आपको 12वें प्लेयर के तौर पर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी इनका भी लंबा चौड़ा बेंच है जहां पर रचिन रविंद्र जैसा प्लेयर है, रोमन पवेल जैसा प्लेयर है, फिन एलन तो है, इमरान मलिक है, मनीष पांडे हैं, मथीसा पथिराना अभी अवेलेबल है नहीं फिलहाल, और बाकी भी जो प्लेयर आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं आप करियर के आंकड़े, जिसको निश्चित तौर पर एक्सप्लेन करना उतना जरूरी तो है नहीं, अगर आप देखना चाहें तो देख ही सकते हैं। खास करके उन प्लेयरों के बारे में जान सकते हैं जैसे कार्तिक त्यागी हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए, हालांकि बाकी जो बैटर्स हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, अंकित रघुवंशी को भी आप फॉलो कर ही रहे होंगे, काफी समय से आईपीएल खेल रहे हैं इसी टीम के लिए। बाकी फिन एलन को जानते ही, अनुकुल रॉय के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो ऐसे प्लेयर जिनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास कम होगा, जो कि खेल सकते हैं आज के इस मैच में, उनके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद अगर आप आए यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की तरफ, जहां पर आप देखेंगे, और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा कि साइफर्ट बहुत अच्छे फॉर्म में है, और अभी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी इन्होंने 52 रन की शानदार पारी खेली, और इवन अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक मैचेस में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें अंगकृत रघुवंशी को काउंट करें तो ये उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। इवन कैमरन ग्रीन, खास करके जब स्पिन अटैक आ जाता है इनके खिलाफ तो ये पूरी तरह से इनका डब्बा गोल हो जाता है। और उसके बाद आता है यहाँ पर रिंकू सिंह, जो कि ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे इंडियन टीम के लिए अभी रिसेंट टाइम में, और उतनी रेगुलर चांसेस भी इनको नहीं मिले हैं। और उसके बाद आते हैं रमनदीप सिंह, उनकी वो यूटिलिटी तो मैं नहीं समझता, लेकिन सुनील नारायण जैसे बॉलर हैं, और सामने मुंबई इंडियंस की जो टीम है जो इनके खिलाफ निश्चित तौर पर थोड़ी सी कमजोर साबित हुई है हमेशा से, इनको मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा। बाकी वैभव अरोड़ा के भी नंबर्स आप देखें तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे कि जिसके दम पर आप इनको टीम में ले पाएं। बाकी कार्तिक त्यागी जरूर एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, जिनको एक ट्रम्प प्लेयर के तौर
पर आप लेके जा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। और जैसा मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ना कि इन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है प्रैक्टिस मैचेस में। ओवरऑल रिसेंट फॉर्म भी आखिरी 5 मैच का देखेंगे तो आप इनको 6 विकेट लेते देख पाएंगे। ब्लेसिंग मुजरवानी ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी है उसके दम पर हमारी टीम में सीधे आते हैं। बाकी वरुण चक्रवर्ती को तो आप मिस कर नहीं सकते, ये भी काफी सेफ ऑप्शन इस टीम की तरफ से है। तो इधर से भी अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो 5 प्लेयर तो आपको सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर मिल ही जाते हैं, लेकिन उसमें छठा प्लेयर हो सकते हैं कार्तिक त्यागी भी, लेकिन तब अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो और उस कंडीशन में निश्चित तौर पर आप सुनील नरेन की जहां पर इनको लेके जा सकते हैं। हालांकि नरेन को आपको मैं ड्रॉप करने को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा नहीं, जिनकी बैटिंग भी काफी काम आ सकती है। और उसके बाद आगे आकर के हेड टू हेड के नंबर से वही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे तो सैफर्ट के एक मैच में 21 रन है, रहाणे के नंबर अच्छे मुंबई के खिलाफ 31 का एवरेज है। हालांकि रघुवंशी नहीं चले हैं, कैमरन ग्रीन तो खेले ही नहीं है, रिंकू सिंह बिल्कुल नहीं चले हैं, 7 मैच केवल 96 रन है। और मुंबई एक ऐसी टीम है ना जिसके खिलाफ रिंको का बल्ला ज्यादा बोला नहीं कभी, जो कि नंबर्स में भी आपको दिखाई पड़ा, इवन रमनदीप का भी। लेकिन सुनील नरेन चले 26 मैच 31 विकेट हैं, लेकिन वैभव अरोड़ा बिल्कुल नहीं चले हैं, कार्तिक त्यागी भी नहीं चले हैं। वरुण चक्रवर्ती के जरूर 9 मैच में 9 विकेट है, जो कि बहुत ही एवरेज नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। और उसी में आगे बढ़ते हुए अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरवानी ने 1 मैच में 2 विकेट ले रखा है, यहीं पर वरुण चक्रवर्ती ने 9 मैच में 9 विकेट ले रखा है, सुनील नरेन के इसी मैदान पर 16 मैच 15 विकेट हैं। और ये सारे जो आंकड़े हैं ना वो साफ साफ दिखाते हैं कि ये टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है इस ग्राउंड में। और बाकी रहाणे के नंबर्स देखें तो निश्चित तौर पर इनका तो होम ग्राउंड ही है, ये भले कोलकाता के लिए खेल रहे हैं लेकिन है ओरिजिनली मुंबई के प्लेयर। बाकी यहीं पर अगर हम बात करें ना नंबर्स कैमरन ग्रीन के, वो काफी कमाल के हैं, तो ये एक बड़े तगड़े ट्रम्प ऑप्शन निकल करके आते हैं। तो अपना मेरा जो कंक्लूजन बनता है कि कैमरन ग्रीन भले 2 ही ओवर करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आज। रहाणे को भी मैं यहाँ पर पिक करना चाहूंगा, इवन टीम सैफर्ट को भी, लेकिन ओवरऑल चूंकि रहाणे को लेकर के सिलेक्शन परसेंटेज आप जाकर के देखेंगे तो उतना बेहतर नहीं होगा, तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ही रहाणे को पिक करिएगा, वरना मेरे हिसाब से रहाणे से बेटर ऑप्शन कैमरन ग्रीन का ही होगा, जिनको आप टीम सैफर्ट की जहां पर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर टीम सैफर्ट नहीं खेलते हैं, फिन एलन अगर खेलते तो मैं तो फिन एलन को नहीं ट्राई कर पाऊंगा। बाकी यहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि सुनील नरेन को नहीं ड्रॉप करना है, ब्लेसिंग मुजरवानी और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में रखना है। तो ये मेरे हिसाब से 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, और जिसमें से अगर फिन एलन खेल गए टीम सैफर्ट की जगह पर तब तो मैं फिन एलन को नहीं ले पाऊंगा, लेकिन तब आप फिन एलन की जगह पर आप अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर सकते हैं। तो ये 5 ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आज के इस मैच में टीम बनाते टाइम, प्लेयर्स पिक करते टाइम इस पूरी केकेआर का टीम की तरफ से। जिसकी वीकनेस अगर आप देखने आए तो टीम सैफर्ट हो गए, रहाणे हो गए और अंगक्रिस रघुवंशी हो गए, इनके खिलाफ आपको हार्दिक पांड्या के नाम बार बार दिखाई पड़ेगा, सेंटरर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर जिसके खिलाफ, और ओवरऑल स्पिन के ही खिलाफ अगर आप देखा तो बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं रहाणे, और इसी वजह से पावर प्ले के बैटर माने भी जाते हैं। उसके बाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। बाकी कैमरन ग्रीन जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी और ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, और अभी पाकिस्तान के दौरे से आए हैं, आखिरी कुछ मुकाबले खेल करके उसके बाद वर्ल्ड कप में भी, लेकिन वहां पर भी ऑफ स्पिन पर लगातार फंस रहे थे उस्मान तारिक की गेंद पर। रिंकू सिंह के नंबर्स आप देख सकते हैं जो बुमराह पर बहुत ही खराब खेले हैं बेसिकली, और 7 बार लेग स्पिन पर भी विकेट दे चुके हैं। बाकी सुनील नरेन को तो जिस तरीके के फ्लैशी प्लेयर हैं कोई भी बॉलर आउट कर सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहां तक आते बन रहा है तो मुंबई इंडियंस का अपना होम ग्राउंड है, और साथ ही साथ वो टीम बहुत तगड़ी है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कुछ गलत ना करे तो इस सीजन की चैंपियन बन सकती है, तो वही फेवरेट रहेगी। बाकी टॉस का भी अपना एक रोल होगा, पिच कैसी है वो देखना जरूरी होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, तो जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां पर आपको मैं फाइनल टीम भी दूंगा। तो ये वीडियो यहां पर होता है कंप्लीट, पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।